हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर। इसका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर के भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी है, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, आपको इससे कोई मदद मिलती है, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या होता है। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है। किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु, कोई भी तत्व वो जो कि गैसीय स्टेट में होना चाहिए, गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसकी जो बाहरी वाली कक्षा होती है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जिससे परमाणु गैसीय केटायन में परिवर्तित हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो केटायन यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो केटायन में परिवर्तित हो जाए। आवश्यक ऊर्जा को उस तत्व की आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव, ये तीनों एक ही चीज होती है। ये इक्वेशन देखते हैं, Na गैसीय स्टेट में प्लस एनर्जी, वो तो किस में चेंज हो जाएगा, Na प्लस केटायन में चेंज हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि जो सोडियम है, जब सोडियम को अपन एनर्जी देंगे, ये एनर्जी कौन सी होगी, आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो जब ये आयनन ऊर्जा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, केटायन में चेंज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही जो होती है वो क्या होती है, आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में या फिर जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। इसको अपन किस में व्यक्त करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है, और डेल ई या डेल एच अक्षर के द्वारा निरूपित करते हैं। अगर अपन इसको लिखते हैं तो वो डेल ई या डेल एच अक्षर के रूप में निरूपित करते हैं। देखो, जब ये एटम है जो कि गैसीय स्टेट में है, जब अपन इसको एनर्जी देंगे तो ये पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की अपन आवश्यकता है या जिस एनर्जी की अपन मदद ले रहे हैं वो होती है आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और इसी को आयनन एंथैल्पी और आयनन विभव बोलते हैं। ठीक है, किसी परमाणु में से प्रथम संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, प्रथम संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कि जैसे कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो होती है कि प्रथम आयनन ऊर्जा, और जब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो होती है द्वितीय आयनन ऊर्जा। ऐसे करके देखो, यहाँ पे कोई माना कि कोई एटम है, उसका जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, Ma प्लस निकला, तो IE1 यानी कि ये है प्रथम आयनन ऊर्जा। ऐसे ही जब M प्लस जी निकला, ठीक है, यानी कि M2 प्लस जी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये हो जाएगा IE2 मतलब कि ये हो जाएगी द्वितीय आयनन ऊर्जा। ऐसे ही M प्लस जी जो है वो हो जाएगी I3 मतलब कि ये हो जाएगी तृतीय आयनन ऊर्जा। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा बाहर से, देखो जैसे कि ये डायग्राम है, ये जो है ये मान लिया इसको निकालने में जो एनर्जी लगी वो होगी IE1। फिर जब सेकेंड वाली निकलेगी तो वो हो जाएगी IE2। फिर जो थर्ड वाली निकलेगी वो हो जाएगी IE3। तो जैसे ये तो निकल जाएगा आसानी से क्योंकि वो बाहरी कक्षा है, वो नाभिक से दूर है, जब नाभिक का जो आकर्षण बल है वो भी कम है, तो इसको निकालने में आयनन ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी, कम। आयनन ऊर्जा अपने को कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब तीसरी वाली कक्षा से अपन किसी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो नाभिक क्या है, इसके पास में है, तो ये इससे बहुत ही मतलब टाइटली बॉन्ड होगा, इनके बीच में एकदम अट्रैक्ट ज़्यादा आकर्षित होगा, तो इसको निकालने के लिए अपने को अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ दे रखी है कि IE3 की वैल्यू जो है वो IE2 की कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है, और IE1 की वैल्यू IE1 की वैल्यू से IE2 की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, जब अपन तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें अपने को आयनन ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अब देख लेते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, तो फर्स्ट आता है नाभिकीय आवेश। नाभिक के आवेश में वृद्धि के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। नाभिकीय आवेश मतलब कि एक तरीके से नाभिक के ऊपर जो चार्ज रहता है वो। ठीक है, देखो अब एग्जांपल दे रखा है कि के मतलब पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19, लेकिन जब कैल्शियम, इसकी तुलना में कैल्शियम अगर देखिए तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, तो इनमें से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसकी आयनन ऊर्जा भी जो होती है वो होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब जो के है, पोटेशियम है, ये क्या है, 19 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसकी तुलना में जो कैल्शियम है उनमें से अपन अगर निकालेंगे तो उसके लिए अपने को क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ऐसे अपन पता लगा सकते हैं कि ये कैसे इफेक्ट करता है, नाभिकीय आवेश कैसे आयनन ऊर्जा को प्रभावित करता है। सेकेंड आता है परमाणु का आमाप।
एक तरीके से परमाणु का आकार, ठीक है। साधारणतया बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूर होगा उसे हटाने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बाहरी वाली कक्षा होती है वो नाभिक से दूर होती है, तो नाभिक से कम आकर्षित रहती है, लेकिन क्या है कि उन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस होता है कि वो उसको इतना टाइटली अट्रैक्ट नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि वो उसको जल्दी निकल जाता है, बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है, तो अपने को आयनन ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। तो परमाणु का आमाप भी उसको प्रभावित करता है। थर्ड आता है पूरित या अर्धपूरित, मतलब पूर्ण पूरित या अर्धपूरित। इसका मतलब कि पूरा भरा हुआ या फिर आधा भरा हुआ। तो पूर्ण पूरित उपकोष, ये तो सबको पता है कि देखो जो फुल फिल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, किसकी कंपेयर में, जो आधे भरे हुए थे, जो हाफ फुल होते हैं, ठीक है। तो पूर्ण पूरित उपकोष अर्धपूरित उपकोष की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, ये सबको पता है। इसलिए इस प्रकार के उपकोषों से युक्त परमाणुओं की आयनन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत उच्च होता है। अब जो पूर्ण पूरित है तो वो ज्यादा स्टेबल है, स्थायी मतलब किसी भी स्टेबल चीज को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ये भी क्या है, डिपेंड करता है। तो ये भी क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं आयनन ऊर्जा को कि पूर्ण पूरित है या फिर अर्धपूरित है, ठीक है। अब आता है परमाणु या आयन पर कुल आवेश। वही बात आ गई जो मैंने आपको भी IE3, IE2 और IE1 का एग्जाम्पल बताया। तो आप इसको लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि जब अपन प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उसकी आयनन एनर्जी कैसे कैसे जरूरत पड़ेगी, और वो क्या हो जाएगी, इस क्रम में आ जाएगी कि IE3 की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, फिर IE2 की होगी और फिर IE1 की होगी, ठीक है। इस वजह से मैंने इसकी थ्योरी नहीं लिखी, इसको देख के आप इसकी थ्योरी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये आता है थर्ड, आवर्त सारणी में प्रवृत्ति। वैसे देखो ये चीजें कभी एग्जाम में यहाँ तक तो चलो पूछते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक भी बताइए। ये जो है आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, इसके ऊपर अपने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपका जो मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। ये अगर ये समझ लिया तो आप वो क्वेश्चन कुछ भी आएगा इससे रिलेटेड तो आप आराम से उसका आंसर लिख सकते हो। तो ये बता देती हूँ मैं आपको। आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें देखो आवर्त में परिवर्तन, आवर्त क्या होते हैं, जब अपन बाएं से दाएं या जैसे कि अपन देखते हैं ना समूह देखते हैं तो ऊपर से नीचे, जब अपन ऊपर से नीचे चलते हैं वो होता है समूह, और आवर्त जब अपन बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो वो होता है आवर्त, ठीक है। तो सामान्य रूप से आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। आया समझ में, बाएं से दाएं जब चलेंगे, यहाँ से यहाँ जब अपन जाएंगे तो क्या होगा, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। अब क्यों, तो क्योंकि आवर्त में बाईं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ते जाते हैं, परमाणुवीय आमाप कम होता जाता है, इस कारण नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण अधिक होता जाता है। देखो जब न्यूक्लियस और किसी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को आयनन ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि आवर्त में कैसे परिवर्तन होता है। तो सबसे मेन कि सामान्य रूप से आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। रीजन भी मैंने आपको बता दिया कैसे, इससे पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और मेन चीज जब MCQs बनते हैं तो ये बनता है कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ तक पढ़ लिया था, इस कारण नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण अधिक होता जाता है, इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए अपने को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये हो गई आवर्त की बात, ठीक है। अब देख लेते हैं समूह मतलब कि जो ऊपर से नीचे होता है। समूह में आयनन ऊर्जा का परिवर्तन, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है, क्योंकि एक ही समूह में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ परमाणुवीय आकार बढ़ता जाता है। जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो देखो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लिया कि ये सबसे बड़ा परमाणु है, इसका सबसे बड़ा आकार ये है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने में अपने को आयनन ऊर्जा की मात्रा कम लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी कि जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसका और इसके बीच में आकर्षण कम रहेगा,
तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर अपन उसको थोड़ी सी ऊर्जा देंगे जितने में वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों का पता चल गया कि आवर्त में कैसे चेंज होगा और समूह में कैसे चेंज होगा, ये इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, और इतना कंसेप्ट देखो, इतना समझ में आया। उसके बाद इतना तो अपने को पता चल ही जाता है कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसका आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो नाभिक का उस इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण भी कम हो जाएगा, और आकर्षण कम हो गया तो एनर्जी की जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको ये मेरी जिस लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया हो वो समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।